धृति, अक्षराज ने बिना एक भी पल गवाए धृति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी धृति की बॉडी के कांटेक्ट में आई, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई क्योंकि धृति का बदन तेज बुखार से तप रहा था। उसने जल्दी से धृति को बिस्तर पर जाकर सुलाया और एक कंफर्टर निकल उसे अच्छे से कवर कर दिया। तेज बुखार की वजह से धृति को ठंड लग रही थी। अक्षराज ने बिना कुछ और सोचे जल्दी से अपना फोन निकाल एक कॉल घुमा दिया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज आई, हाँ अक्षराज भैया, इस वक्त कॉल किया, कुछ काम? उद्धरण चिन्ह डॉट। बेगूसराय की सबसे बढ़िया फीमेल डॉक्टर का इंतजाम करो और ठाकुर हवेली लेकर आओ, अक्षराज ने जल्दी से कहा। उसे पता नहीं था कि कब से धृति ऐसे बुखार में तप रही थी। वो बस जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर चाहता था जो जल्दी से धृति को ठीक कर सके। रघु ने बिना कुछ आगे सवाल किए जल्दी से कहा, जी भैया जी, बस 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं। ये सुनते ही अक्षराज ने कॉल कट कर दी और धृति के चेहरे को देखने लगा। उसके गाल पर लाल निशान और आंखों के नीचे आंसू के सूख चुके दाग अक्षराज देख सकता था। वो जितना इन निशानों को देख रहा था उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि ये धृति के घर पर हुआ है क्योंकि उस वक्त से धृति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था बड़ा सा पल्लू लेते हुए। वो उस वक्त पूछना चाहता था लेकिन मीटिंग की वजह से वो पूछ नहीं पाया था। अब उसे अपने फैसले पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो उस वक्त धृति से पूछ लेता तो अभी धृति हालत में न होती। रघु ने उसे बोल तो दिया था कि वो डॉक्टर लेकर आ रहा था, लेकिन वो डॉक्टर आने का इंतजार नहीं कर सकता था। अक्षराज जल्दी से वॉशरूम की तरफ गया और कुछ पल बाद अपने हाथों में टॉवल लेकर धृति के पास आया। उसने टॉवल को ठंडे पानी से गीला कर लिया था और अब वो धृति के चेहरे और माथे को टॉवल से साफ कर रहा था। साथ ही टॉवल को उसके सर पर रख फीवर कम करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसके हाथ धृति के गालों पर जा रहे थे जहां थप्पड़ का निशान था। वो देख सकता था कि उसका गाल थोड़ा सूज गया था। ये देख उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वही ठाकुर हवेली के मैक गेट पर जैसे ही गार्ड ने रघु को देखा, उसने गेट खोल दिया और रघु को अंदर जाने दिया। रघु फीमेल डॉक्टर के साथ ठाकुर हवेली के अंदर आ चुका था। उसने दोबारा अक्षराज को कॉल किया, भैया जी हम डॉक्टर साहिबा को ले आए, उसे हमारे कमरे में लेकर आओ, अक्षराज ने ऑर्डर देते हुए कहा। रघु ने अपना सर हिलाया और डरी हुई डॉक्टर जो अपने नाइट ड्रेस में थी उसको लेकर सेकेंड फ्लोर पर जाने लगा। उसने अक्षराज के कमरे का गेट नॉक किया और अगले ही पल अक्षराज कमरे का गेट खोल बाहर आया। उसने एक नज़र रघु को देखा और फिर डॉक्टर की तरफ मुड़ते हुए अंदर आने का इशारा किया। डॉक्टर डरती हुई कमरे के अंदर जाने लगी लेकिन रघु बाहर ही रुक गया। वो समझ गया था कि अक्षराज ने डॉक्टर को किसी के लिए नहीं बल्कि धृति के लिए बुलाया है। डॉक्टर ने कमरे की देखा और बिस्तर पर बेहोश पड़ी धृति को देखा। तभी उसे अक्षराज की आवाज़ आई, जल्दी चेक करो और हमको बताओ। जी बड़े ठाकुर, डॉक्टर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और धृति की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी पल्स की जांच की, हेड और आइज चेक करने के बाद कहा, वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से इन्हें बुखार आ गया है, हम अभी इंजेक्शन दे देते हैं, कल तक होश आ जाएगा। ये कहते हुए उसने एक इंजेक्शन धृति के साइड आर्म में लगा दिया और फिर आगे कहा, कल तक बुखार ठीक हो जाएगा, आप रात भर इन्हें ठंडे पानी की पट्टी कर दीजिएगा और हो सके तो स्ट्रेस न लेने दीजिए। अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी आंखें लगातार धृति के ऊपर ही बनी हुई थी। डॉक्टर अपना बैग लेकर गेट की तरफ जाने लगी तभी अक्षराज ने कहा, उसके गाल पर चोट आई है, उसकी कोई दवा? अक्षराज की बात सुन वो डॉक्टर डर गई क्योंकि उसने पहले ही धृति के गालों पर वो निशान देख लिया था और वह तब से लग रहा था कि अक्षराज ने ही धृति को मारा है और इसलिए उसे बुखार है। लेकिन वो डर से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। पर जब अक्षराज ने ये सवाल किया वो चुप भी नहीं रह सकती थी। उसने अपना सिर हिलाया और अपने बैग से एक ऑइंटमेंट देते हुए कहा, ये इसके गाल पर लगा दीजिए, दर्द और निशान दोनों चला जाएगा। अक्षराज ने अपने सर हाँ में हिलाया और डॉक्टर को रूम के बाहर कर दिया। उसने रघु को देखते हुए कहा, डॉक्टर की फीस के साथ नाइट शिफ्ट की फीस लगाकर इन्हें दे देना। रघु ने अपना सिर हिलाया और ये देख अक्षराज वापस से अपने कमरे में चला गया। अंदर कमरे के आते के साथ ही उसने जल्दी से ऑइंटमेंट को धृति के गालों पर लगाया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस कमरे में आया और अब उसके हाथों में एक बोल और एक कपड़ा था। अक्षराज धृति के पास बिस्तर पर बैठ गया और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगा। शायद शादी के बाद वो आज पहली बार अपने बिस्तर पर बैठ रहा था। क्योंकि वो धृति को थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो काउच पर सोता था जहां उसकी बॉडी बिल्कुल फिट नहीं आती।
उसकी वजह से उसकी बैक में पेन हो गया था और नींद न पूरी होने की वजह से उसका हेडेक बढ़ता जा रहा था। क्या उसे इस चीज से प्रॉब्लम थी? नहीं। क्या वो धृति को इसके लिए ब्लेम करने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज दिस इज द लीस्ट ही कैन डू फॉर हर दिल। वही दूसरी तरफ रघु ने एक घर के सामने अपनी जीप रोकते हुए डॉक्टर को अंदर जाने का इशारा किया। अभी वो डॉक्टर जीप से निकल पाती है कि रघु ने उसे आवाज लगाई, ए सुनो। डॉक्टर ने डरते हुए उसे देखा और अपना सर हिलाया। रघु ने आगे बढ़कर पैसे देते हुए कहा, ये लो। डॉक्टर ने डरते हुए पैसे ले लिए और फिर से जाने लगी। तभी फिर से रघु ने उसे रोकते हुआ कहा, नाम क्या बताया डॉक्टर साहिबा आपने? टीटी, ट्रिप्टी, डॉक्टर ने धीरे से कहा। रघु ने उसका नाम सुन एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखा और अपना सर हिलाया। तभी उसे तृप्ति की कुछ बदबदाने की आवाज आए। उसने अपनी एक आईब्रो को उठाया हुआ कहा, क्या कह रही है डॉक्टर साहिबा, जोर से बोलिए जरा। तृप्ति ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया और कहा, ना कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। रघु ने हंसते हुए कहा, भैया जी के बारे में कह रही है ना कि वो भाभी जी को चोट पहुंचाए है। ये कहते ही रघु का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। वही तृप्ति का चेहरा डर से पिला हो गया। हाँ, उसने जब से धृति के मासूम चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखे तब से उसे धृति को लेकर बुरा लग रहा था। उसे पता था अक्षराज ठाकुर क्या चीज़ है, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ ऐसा करेगा उसे ये बिल्कुल नहीं लगा था। अभी वो अपने ख्यालों में ही थी कि उसे रघु की आवाज़ आई। जब से होश संभाला है तब से हुआ भैया जी के साथ है और तब से जानते हैं हम कि वो कैसे है, इसलिए इतना तो कह सकते हैं कि वो भाभी जी को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। हम खुद उनकी आंखों में भाभी जी के लिए ऐसे इमोशंस देखे हैं जो भैया जी ने सालों पहले खुद के अंदर कैद कर लिया था। इतना कहते ही रघु की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई और वो एकटक सामने देखने लगा। वही तृप्ति जो आज पहली बार अक्षराज ठाकुर के बारे में ऐसी बात सुन रही थी, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। वो देख सकती थी कि रघु सच कह रहा है। उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप वही खड़ी रही। लेकिन तभी उसे रघु की आवाज मिली, फिर से आई, जो कि गुस्से से भरी हुई थी, और ये सब अपने दिमाग से निकल लो डॉक्टर साहिबा, समझिए आप, वरना हम अच्छे से समझ सकते हैं। रघु की वार्निंग सुन उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। अब उसकी हालत डर से और खराब हो चुकी थी। रघु ने एक नज़र तृप्ति को ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, अब जाओ अंदर, बहुत रात हो गई है। ये सुनते ही तृप्ति जल्दी से अंदर चली गई। वही उसको ऐसा भागता देख रघु के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। गुना गुना गुना। सुबह के 4 बजे चूके थे, लेकिन अक्षराज की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। आखिर उसे नींद आती भी कैसे? धृति अब तक बेहोश थी। इंजेक्शन और ठंडे पानी की पट्टी ने अपना काम किया था। अब उसकी बॉडी वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी थी। ये देख अक्षराज के चेहरे पर आई सिकन चली गई और उसने गहरी सांस लेते हुए धृति के चेहरे पर अपनी नज़र बनाए रखी। उसकी नज़र धृति के गालों पर थी। ऑइंटमेंट ने अपना काम कर दिया था। उसका गाल अब थोड़ा ठीक लग रहा था और निशान भी जा चुका था। लेकिन अक्षराज इस बात को भूलने वालों में से नहीं था। शादी के दिन उसने खुद से वादा किया था कि वो हमेशा धृति को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसने वापस से धृति को कंफर्टर से कवर किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 4 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी और ना ही वो सोना चाहता था। थोड़ी देर बाद अक्षराज बाहर आया। उसने अपना कैजुअल कपड़े पहन लिया और एक नज़र धृति को देखने के बाद कमरे से निकल गया। गुना गुना गुना। सुबह का वक्त। धृति ने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसका बदन टूट रहा था। शायद बुखार का असर अभी तक उसके शरीर के ऊपर था। उसने अपनी आंख धीरे से खोली और कमरे में देखा। कमरा पूरी तरह से खाली था। उसकी नज़र सामने लगी वॉल क्लॉक पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या 10 बज गए? इतनी देर हो गई। उसने जल्दी से अपने शरीर को कंफर्टर से अलग किया और बिस्तर से अलग होने को हुई। अभी वो अपने एक भी कदम आगे बढ़ी पाती, उसे अपना सर घूमता हुआ फील हुआ और वो एक बार फिर से गिरने को हुई कि तभी उसने अपने कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। धृति समझ गई कि वो एक बार फिर से अक्षराज के बाहों में थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े अक्षराज को देखा, जो आपने ब्लैक लूज शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में था। उसके दोनों हाथ धृति की कमर में फंसे हुए थे और वो एकटक धृति को देख जा रहा था। उसने जल्दी से धृति को खड़ा किया और बिस्तर पर वापस से बैठाते हुआ कहा, ऐसे उठने की क्या जरूरत थी, अभी गिर जाती तो। धृति एकटक अक्षराज को देखे जा रही थी। वो अक्षराज के चेहरे पर ढूंढ रही थी कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं, उसे इतनी देर हो गई। वही धृति को कुछ जवाब न देता देख अक्षराज के चेहरे पर सिकन आ गई थी। उसने जल्दी से आगे कहा,
अब कैसा लग रहा है धृति? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर का नाम सुन धृति अपने ख्यालों से बाहर निकली और कहा, डॉक्टर के पास क्यों? हम ठीक हैं। धृति का ये सवाल सुन अक्षराज समझ चुका था कि धृति को कुछ भी याद नहीं है। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें बहुत तेज बुखार था कल पूरी रात तुम बेहोश थी। अक्षराज की इतनी बात सुनते ही धृति की आंखें बड़ी हो गईं। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। हाँ, उसे कल बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बुखार था। कल वो पूरा दिन बस अपने कमरे में थी और पूजा जी की कही गई बातों को याद कर रही थी। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे अपने सर पर अक्षराज के हाथ महसूस हुए जो उसका टेम्परेचर चेक कर रहा था। अब उसे बुखार नहीं था, लेकिन वीकनेस अभी भी थी। धृति ने डरते हुए कहा, हम ठीक है। वो पता नहीं कैसे बुखार आ गया। सॉरी, हम लेट हो गए सुबह उठने में। हम कल से जल्दी उठ जाएंगे। अक्षराज ने उसका डरता हुआ चेहरा देखा और सोचने लगा, क्या किसी ने इसे कुछ कहा है जो ये इतना डर रही है? क्या दादी ने या उस शख्स ने? ये सोचते ही अक्षराज के माथे की नशे उबर गई। उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, हम सबको बता दिए कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अक्षराज की बातें सुन धृति को सुकून आया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने सर में हिलाते हुए कहा, न नहीं। अक्षराज ने आगे कुछ कहा नहीं, बस अपना सर हिलाया और कहा, तुम फ्रेश हो जाओ और अगर कुछ चाहिए तो हम यही हैं। हम किसी और को तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बुला सकते, वरना बाहर लोगों को हमारे बारे में बात करने का मौका मिल जाएगा। अक्षराज की बात सुन धृति समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, और सच ही तो वो कह रहा था। अगर कमरे के बाहर किसी को भी इस बारे में पता चला तो लोग उसके बारे में ही सवाल बनाएंगे कि पत्नी कैसी है वो, और ना जाने क्या क्या। धृति आगे का सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपने सर में हिलाया और एक सिंपल सी साड़ी क्लोजेट से निकल वॉशरूम के अंदर चली गई। वही अक्षराज कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। अभी धृति को गए कुछ देर हुई ही थी, अक्षराज को धृति की आवाज आई, आप बाहर हैं अक्षराज ने जैसे ही धृति की आवाज सुनी, वो अपने ख्यालों से निकला और वॉशरूम के दरवाजे के पास जाते हुए बोला, हम यही है धृति जो वॉशरूम के अंदर थी। अक्षराज की आवाज सुन उसने गहरी सांस ली और फिर अपने आप को सामने लागे आईने में देख खुद से बोली, इन्हें कैसे बोलूं अब? लेकिन बोलना तो पड़ेगा। धृति कब तक ऐसे ही वॉशरूम में रहने का इरादा है? खुद को कन्विंस करने के बाद धृति ने धीरे से कहा, आप अंदर आ सकते हैं क्या? धृति ने इतना कहा और जल्दी से अपनी आंख बंद कर ली, मानो इतना सुनते ही अक्षराज की गुस्से भरी लाल आंखें उसे दिखाई दी हो। वही अक्षराज ने जैसे ही धृति के ये शब्द सुने, उसे अपने कानों पर एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपना सर में हिलाया और खुद से बोला, ये सब क्या सोच रहा हूं मैं? अक्ष कंट्रोल उद्धरण चिन्ह डॉट। धृति ने जब अक्षराज की कोई आवाज नहीं सुनी, उसने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, अक्ष, क्या आप बाहर हैं? इधर अक्षराज ने जल्दी से अपने ख्यालों को साइड करते हुए धृति से कहा, हाँ धृति, हम बाहर हैं। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अक्षराज की बात सुन धृति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, क्या आप अंदर आ सकते हैं? क्या अंदर? अक्षराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन उसने बिना कुछ और सोचे जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसे डर था कि धृति की तबीयत फिर से ना खराब हो जाए, लेकिन अंदर जो उसने देखा उसे अब अपने आने पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि धृति अपने ब्लाउज के हुक्स को लगाने की कोशिश कर रही थी। उसकी अनकैड वाइट बैक मिरर के रिफ्लेक्शन में साफ साफ दिख रही थी। अक्षराज को अपने सामने देखते ही धृति एक पल के लिए रुक गई और उसे देखने लगी। वही अक्षराज ने 2 पल ऐसे ही देखने के बाद जल्दी से पीछे घूमते हुए कहा, माफ कीजिए, हमको लगा कि तुम्हारा फीवर वापस आ गया, इसलिए ऐसे अंदर। अभी अक्षराज इतना ही कह रहा था कि धृति ने उसे रोकते हुए कहा, ओम अक्ष, क्या आप मेरी हुक लगा देंगे? धृति ने अपनी दोनों आंखें नीचे करते हुए कहा। इतना कहने भर से उसका पूरा चेहरा किसी टमाटर की तरफ लाल हो गया था। जी। अक्षराज ने एडम्स एप्पल मूव करते हुए धृति से दोबारा पूछा। उसे लग गया कि आज उसका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। वो हर बार गलत क्यों सुन रहा था? जी, वो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। क्या आप? इतना कहते कहते धृति चुप हो गई। अब उसे लग रहा था कि अक्षराज को गुस्सा आ रहा है। वही अक्षराज ने पीछे घूमते हुए कहा, हम कर देते हैं। धृति ने अपनी आंखें उठाकर अक्षराज को देखा और अपने सर में हिलाते हुए पीछे घूम गई। उसके लंबे बाल उसकी बैक पर बिखरे हुए, उसकी येलो साड़ी उसकी बॉडी कर्व्स को परफेक्टली हक किए हुए थे। अक्षराज ने धीरे से उसके लंबे बालों को आगे किया और धृति की वाइट बैक उसके आंखों के सामने थी। उसकी लंबी पतली उंगली धृति के ब्लाउज के साइड एंड को पकड़ने की कोशिश कर रही थी।
अक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, मानो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही धृति, उसकी तो सांसें ही रुक चुकी थी, मानो अभी वो अक्षराज की बाहों में आ जाएगी। एक बार फिर से सांसें ना लेने की वजह से उसने आगे बढ़ते हुए हुक्स को लॉक करने की कोशिश की, लेकिन शायद आज लॉक की किस्मत खराब थी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कोशिश के बाद भी लॉक बंद हो ही नहीं रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद अक्षराज फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब उसके चेहरे पर यह साफ साफ दिख रहा था। उसने बड़े बड़े वेपन्स चलाने आते थे, लेकिन ये एक छोटे से हुक ने उसे परेशान कर दिया था। धृति भी उसकी फ्रस्ट्रेशन भाप चुकी थी, लेकिन इतनी करीबी में वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। धृति, हम अपना दांत यूज करके इसे लगाने की कोशिश करते हैं, अक्षराज ने फ्रस्ट्रेशन से उस हुक को घूरते हुए कहा। ये सुनते ही धृति की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अक्षराज के गुस्से की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी उसे अक्षराज की गर्म सांसें अपने बैक पर फील हुई और इसे फील करते ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपनी साड़ी पर कस हुए थे। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि अक्षराज का क्या असर है उसके ऊपर। वही अक्षराज जो फ्रस्ट्रेशन में पूरी तरह से डूब चुका था, वो ये तक भूल चुका था कि वो दोनों अभी कितने करीब है। उसने बस अभी इस हुक को लगाना था जो कि अपने नखरे दिखा रहा था। उसके दोनों हाथ धृति के बाजू पर थे और वो ब्लाउज के हुक को अपनी दांत से पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके लिप्स हुक से फिसल धृति की नाक, डी बैक को टच कर गए। अक्षराज की पूरी बॉडी में एक करंट सा फैल गया और वो अगले ही पल वापस से हकीकत में आ गया। उसे अब एहसास हो गया था कि वो और धृति कितने करीब है। वही धृति ने जैसा ही अपने ठंडे बदन पर अक्षराज के गर्म होठों को महसूस किया, उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्स से भर गई। आहा! धृति ने अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए अपने मुंह को कंट्रोल किया। अक्षराज की इतनी करीबी उसकी बॉडी में अजीब से इमोशंस और सेंसेशन ला रहे थे, जो कि धृति के लिए बिल्कुल नए थे। वही अक्षराज गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी गर्म सांसें इस सिचुएशन को और भी इंटेंस बना रहे थे। उसने एक बार वापस से हुक को अपने दांत में लिया और फिर उसे लॉक करते हुए धृति से दूर हो गया। उसकी नज़र धृति के ऊपर गई जो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। उसके हाथ उसकी साड़ी में कसे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी गूसबम्स से भरी हुई थी। ये देख पता नहीं क्यों अक्षराज के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हो गया ये, हम बाहर जा रहे हैं। इतना कहते हुए अक्षराज जल्दी से वॉशरूम से निकल गया। उसने धृति के कुछ कहने तक का इंतजार नहीं किया, क्योंकि अगर वो एक भी पल यहाँ रुका तो उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल चला गया होता। उसके वो इमोशंस बाहर आ गए होते जो उसने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। धृति ने जैसे ही अक्षराज की बात सुनी और उसके फुटस्टेप्स सुने, उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और अपने रिफ्लेक्शन को आईने में देखा। उसका बदन कांप रहा था और उसका चेहरा काम और टमाटर ज्यादा लग रहा था। ब्लश उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। उसके दोनों गाल एकदम सुर्ख गुलाबी हो गए थे। उसे अभी भी अक्षराज का टच फील हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, धृति, अब से अपनी BR साथ लेकर आना। ये कहते हुए धृति को थोड़ी देर पहले की बात याद आ गई। जब वो बात लेकर कपड़े पहनने आई तब उसने देखा कि उसका BR क्लोजेट में ही रह गया है। अब वो ना तो बाहर जाकर ला सकती थी और ना ही अक्षराज से मांग सकती थी। इसलिए उसने पहले ब्लाउज पहनने का सोचा और बाद में BR लेकर वो फिर वॉशरूम में आ जाएगी। लेकिन उसकी किस्मत आज इतनी बुरी थी कि ब्लाउज का हुक भी उससे नहीं लग रहा था। तब जाकर उसने अक्षराज की मदद ली, जो कि एक स्वीट टॉर्चर से कम नहीं था। अक्षराज की गर्म सांसें, उसका टच, उसके होंठ जिसने उसकी बैक को टच किया था, सब एक एक करके धृति को दोबारा से याद आ रहा था और उसका छोटा सा गोल चेहरा और भी लाल हो रहा था। वही अक्षराज जो वॉशरूम से निकलते ही कमरे से भी निकल गया था। उसके बिखरे बाल इस बात का सबूत थे कि उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ है। वो बस जल्दी से जल्दी कहीं जा रहा था। वो जैसे ही हॉल में पहुंचा उसे मालती जी की आवाज आई, अक्ष, कहाँ जा रहे हो? अक्षराज ने जैसे ही मालती जी की आवाज सुनी, उसने पीछे घूमते हुए कहा, हाँ दादी, वो काम है कुछ। ये कहते हुए वो कहीं खोया खोया लग रहा था। ये देख मालती जी ने आगे कहा, तुमको क्या हुआ? का तुम्हारा भी तबीयत बहुरिया जैसा खराब हो गया? मालती जी की बात सुन अक्षराज ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या मतलब? यही कि ये लाल लाल टमाटर बनकर कहाँ जा रहे हो? बड़े ठाकुर, मालती जी ने अक्षराज के लाल चेहरे को देखते हुए कहा। लाल टमाटर?
ये सुनते ही अक्षराज ने अपने हाथों से अपने गालों को टच किया और मालती जी की तरफ देखा, जो कि उसकी ये हरकत देख हंसना रही थी। मालती जी ने हंसते हुए कहा, लगता है बहुरिया का रंग चढ़ने लगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए तो सुबह सुबह ये लाल लाल टमाटर बनकर घूम रहे हो, अक्षराज ठाकुर। मालती जी की बात सुन अक्षराज के आंखों के सामने कमरे में हुआ एक बार फिर से रील की तरह चलने लगा। उसे अपनी पूरी बॉडी में गूसबम्स महसूस हो रहे थे, लेकिन अगले ही पल खुद को कंट्रोल करते हुए मालती जी कहा, नहीं दादी, वो बस गर्मी की वजह से ये हमारा चेहरा लाल हो गया है, गर्मी बहुत बढ़ गई है ना बेगूसराय में। अक्षराज ने जल्दी से बात घुमाते हुए कहा, वरना उसकी दादी पता नहीं उसका क्या हाल करती। और धृति उसके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक बनती जा रही थी। उसने खुद नोटिस किया था, जब भी धृति का नाम उसके सामने आता था तो उसके शरीर में अजीब से चेंजेस होने लगते, और उसके चेहरे का क्या कहना, वो तो सच में टमाटर की तरह लाल हो जाता है। हाँ हाँ दिख रहा है, कौन सा गर्मी का असर हो रहा तुम पर, मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षराज ने अपना सरना में हिलाया और कहा, हम जा रहे हैं, कुछ काम आ गया है फैक्ट्री में। वो अब और मालती जी के सामने अपनी फीलिंग नहीं छुपा सकता था, इसलिए उसने फैक्ट्री का बहाना बनाया। मालती जी ने अपना सिर हिलाया और अक्षराज भी ठाकुर हवेली से बाहर निकल गया। अक्षराज को जाता देख मालती जी ने कहा, प्रभु, हमने अपनी पूरी जिंदगी में बस तुमसे एक ही चीज मांगी थी, वो थी बेगूसराय की गद्दी जो तुमने हमको दी। अब एक और चीज मांग रहे हैं, और वो है हमारी अक्षराज की खुशियाँ। हम जानते हैं तुम हमारी ये इच्छा भी पूरी करोगे। इतना कह मालती जी ने गहरी सांस ली और बैठे बैठे ही सेकंड फ्लोर की तरफ देखते हुए आगे कहा, हमारे अक्ष ने बहुत सहा है, बचपन से लेकर अपना आपको पॉलिटिक्स और बिजनेस में लगा दिया, कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया, बस अब तुम ही उसे उसकी सारी खुशियां दे सकती हो बहुरिया। गुना गुना गुना। कमरे में धृति ने अपने आप को आखिरी बार आईने में देखा और कमरे से निकल गई। इतने देर कमरे में रहना ये नई बहू के लिए अच्छी बात नहीं, और अब तो वो ठाकुर खानदान की बहू है। वो डरते हुए कमरे से निकल गई। भले ही अक्षराज ने उसे बता दिया था कि उसने सबको पहले ही उसके बुखार के बारे में बोल दिया था, लेकिन फिर भी अब वो चला गया था, कहीं उसके जाने के बाद ये लोग बदल गए तो। जैसा कि टीवी में होता है, धृति ने ये सोचते ही अपनी आंखें बंद की और भगवान से कहा, बस भगवान जी आज बचा लीजिए, आगे से लेट नहीं करूंगी। ये कह वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। धृति अपना पल्लू ठीक करते हुए नीचे हॉल में आ रही थी। उसकी नज़र मालती जी पर, जो सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। वो जल्दी से नीचे आए और मालती जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, सॉरी दादी, वो हम लेट हो गए। हाँ हाँ हमको पता है, अक्षराज बता कर गया है। आप कैसी हो, मालती जी ने धृति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। धृति ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अब ठीक है दादी। हम जाओ, पहले कुछ खा लो, अभी शादी हुई है, ताकत चाहिए होगी तुमको हमारे अक्ष को झेलने के लिए, मालती जी ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए धृति से कहा। वही धृति ने जैसी ही दादी की ये बात सुनी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंख नीची कर ली। वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी मालती जी से अब। ऊपर से उसके मन में अब गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। वो एक पल के लिए खुद को अक्षराज के साथ इमेजिन करने लगी थी, लेकिन अभी वो और कुछ सोच पाती कि उसे मालती जी की आवाज़ वापस आए, अब जाओ और खा लो कुछ। पता नहीं ऐसा भी क्या हम बोल दिए जो दोनों पति पत्नी सुबह से टमाटर बने जा रहे हैं आज। ये कहते हुए मालती जी अपने कमरे की तरफ चली गई। वही उनकी आखिरी लाइन सुन धृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुबह से मतलब कि वो सब होने के बाद धृति ने जल्दी से सोचा, क्या अक्षराज की हालत भी उसकी तरह थी? क्या इसलिए अक्षराज इतनी जल्दी वॉशरूम से निकला था? अभी वो अपने सवालों को सोच ही रही थी कि उससे सीमा जी की आवाज़ आई, जो अभी किचन से निकल रही थी। धृति बेटा आ गई तुम। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? हमने सुना अक्षराज कह रहा था कि तुम्हें कल रात बुखार आ गया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सीमा जी धृति के पास आ चुकी थी। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हम आप ठीक है, वो बस इसलिए सुबह देर से। उद्धरण चिन्ह। अरे बेटा क्या हुआ, लेट हो गया तो तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है समझी। अब आओ नाश्ता कर लो। सबने कर लिया, सीमा जी धृति को समझाती हुई डाइनिंग टेबल तक ले आई। धृति के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। आखिर ये लोग इतने भी बुरे नहीं जितना उसने इन लोगों के बारे में सुना था। तभी धृति को ध्यान आया और उसने धीरे से सीमा जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ। उन्होंने नाश्ता कर लिया। सीमा जी ने एक नज़र धृति को देखा और फिर वापस से उसकी प्लेट लगाते हुए कहा, हाँ बेटा तुम्हारे उन्होंने भी नाश्ता कर लिया, अब तुम भी कर लो। धृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और नाश्ते की प्लेट लेकर खाने लगी। लेकिन उसे ऐसे देख सीमा जी के मन में हजार ख्याल चल रहे थे।
उन्होंने धृति की तरफ देखते हुए कहा, बेटा सच में अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर तुम कहो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। धृति ने खाने पर ध्यान देते हुए कहा, हम आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जोर जोर से खांसने लगी जब उसने सीमाजी का अगला सवाल सुना। बेटा, वो अक्षराज ज्यादा दर्द तो नहीं देता ना रात को? क्या इसलिए तुम्हारी तबीयत? सीमाजी ने अपना दूसरा सवाल बीच में छोड़ दिया और धृति के पास जाते हुए उसे जल्दी से पानी दिया। बेटा क्या हुआ, ठीक हो तुम? सीमाजी ने उसकी बैक से हिलाते हुए कहा। वही धृति ने जल्दी से पानी पिया और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, इतनी बुरी तरफ खांसने की वजह से, लेकिन उसकी हालत उससे भी बुरी थी सीमाजी की वो बात सुनकर। ये लोग ऐसा ही सोचते हैं क्या बस? धृति ने अपने मन में सोचा, लेकिन वो देख सकती थी कि सीमाजी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो सच में उसकी क्या कर रही थी? धृति ने अपना सर नीचे करते हुए धीरे से कहा, नहीं माँ, कल सच में बस बुखार था, वैसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही है। सीमाजी ने एक छोटी सी स्माइल की और अपना सिर हिला दिया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, हम चाहते हैं बस तुम दोनों खुश रहो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। मेरा अक्ष जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसका दिल बहुत मासूम है। धृति तुम उसका ख्याल रखना। बोलो, रखोगी ना? उद्धरण चिन्ह। धृति सीमाजी के आंखों में देख सकती थी कि वो अक्षराज से कितना प्यार करती है, लेकिन उनकी बातें इतनी अजीब क्यों लग रही थी, मानो कुछ अलग था अक्षराज और सीमाजी के बीच जो उसे नहीं पता था। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ माँ, हम रखेंगे उनका ख्याल। ये सुनते ही सीमाजी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने धृति को अपने गले से लगा लिया। गुना गुना गुना, भैया जी अब भाभी कैसी है? रघु ने अक्षराज को देखते हुए कहा, जो फैक्ट्री के कुछ पेपर्स देख रहा था। धृति का नाम सुनते ही अक्षराज के आंखों एक सामने एक बार फिर धृति का सुबह वाला चेहरा आ गया। उसने एक नज़र रघु को देखा और वापस पेपर की ओर देखते हुए बोला, ठीक है। वो जानता था कि रघु उससे कितना अटैच्ड है, आखिर जब से उसने अपना होश संभाला है तब से वो अक्षराज के साथ है, इसलिए अक्षराज भी रघु को अपना छोटा भाई मानता है। वरना रघु के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे भैया कहकर बुलाए। वो सबके लिए बड़े ठाकुर था, ठाकुर खानदान का बड़ा बेटा। थोड़ी देर काम करने के बाद अक्षराज को कुछ याद आया और उसने रघु को देखते हुए कहा, जो कि सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वो अग्रवाल और उस जमीन का जितना भी फाइल है सब हमारे पास लेकर आओ। वो भाभी जी के पापा सुरेश अग्रवाल का, रघु ने कंफर्म करते हुए कहा। अक्षराज ने ये सुन अपना सर हिलाया और उसकी आंखों के सामने धृति के गालों के निशान घूम गए। उसने अपनी मुठिया जोरों से कस ली और कहा, कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ रही है उनको आजकल, उनका हिसाब लगाना जरूरी है। रघु जारी है। नेक्स्ट चैप्टर स्पॉइलर। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अक्षराज ने अपनी आंखें हॉल के चारों तरफ देखते हुए कहा। वो धृति को इस हालत में यहाँ देख गुस्से से भर गया था। वो जानता था कि किसके अंदर क्या भरा हुआ है, कौन कितनी गंदी नजर रख सकता है। आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप फ्रेश हो जाए, हम आपका खाना निकाल देते हैं। धृति ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, जिसमें नींद भरी हुई थी। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो कहीं खोया खोया लग रहा था।